Welcome to Physics Class 11th, Unit 2, Kinematics, Chapter 3, Motion in Straight Line. And this is the second video of this chapter. And in this video, we will discuss about uniform motion in straight line, position time graph, velocity time graph of uniform motion, especially non-uniform motion, acceleration, uniform acceleration, and non-uniform acceleration, position time graph, and velocity time graph for non-uniform motion. Equation of motion, there are three equation of motion, and we will derive them from calculation method, graphical method, and calculus method. And in last we will discuss about relative velocity. Before this, in first video we will discuss about the general terms of kinematics, like what is kinematics, branch of mechanics, statics, kinetics, kinematics, dynamics. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो जिसकी shape एंड साइज बहुत छोटी हो रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, दैट वी विल कंसीडर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने देखा था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. दीज आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम में आते हैं. उसके बाद हमने देखा था स्केलर एंड वेक्टर, द क्वांटिटी विच ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली कॉल्ड स्केलर लाइक एज मास, टाइम, और क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी लाइक एज फोर्स. उसके बाद हम आए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे. डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. उसके बाद हम आए थे यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस देखा था हमने. उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इतना हम चैप्टर इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ये इसका सेकंड वीडियो है और इसमें हमारे पास मेन जो टर्म्स है वो ग्राफ्स है और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन इज यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मतलब इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन, जिसको हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 1D मोशन, उसके नाम से डिस्कस करेंगे. तो an object and a body is said to be in uniform motion if it cover equal displacement in equal interval of time. अगर 1 मिनट में 2 मीटर कवर कर रही है, नेक्स्ट फिर 1 मिनट में 2 मीटर कवर कर रही है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और यही हमारा मेन टॉपिक है. तो यूनिफॉर्म मोशन हम कैसे डिफाइन करेंगे. अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइन है जिस पर डिस्टेंस गिवन है और डिफरेंट टाइम पे हम उनको चेक कर रहे हैं. वो ओरिजिन है, ए कोई पॉइंट है जहाँ वो टी इक्वल 0 पे था, टी इक्वल टू T1 पे बी पॉइंट पे था और टी इक्वल टू T2 पे सी पॉइंट पे था. तो ए पॉइंट तक चलने के लिए उसको एक्स नॉट डिस्टेंस, जो इसकी इनिशियल डिस्टेंस मान सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं. उसके बाद बी पॉइंट के लिए इसको x1 चलना पड़ा और सी पॉइंट के लिए इसके लिए x2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी. जनरली हमारे पास मोशन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम एक ही मान के चलेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है. तो हम यहाँ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, जब तक ये मोशन स्ट्रेट लाइन है. तो ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पॉइंट ए है, जब एक्चुअल पोजीशन टी इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन है, फिर टी इक्वल टू T1 पे ये बी पॉइंट पे आ गए, तब टोटल डिस्टेंस x1 कवर कर चुका है. मतलब एक्स नॉट डिस्टेंस तो कवर कर ही चुका है, उसके अलावा T1 टाइम में कुछ डिस्टेंस और कवर किए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. फिर सी पॉइंट पे आया T2 टाइम पे, तो ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब इसने एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसके साथ T2 टाइम में कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल की है. तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इसके मोशन पे डिपेंड करेगा. अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम होगी और स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी. तो सपोज कर लेते हैं कि ओ एक्स नॉट x1 जो डिस्टेंस ट्रैवल की है इसने, दैट इज x1 इक्वल टू, ये तो है इसके पास x नॉट प्लस v वेलोसिटी से T1 टाइम में, तो प्लस v इंटू T1, एक्स नॉट इनिशियल पोजिशन प्लस v इंटू T1. और नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में x2 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v इंटू T2 टाइम ले लिया उसने. तो x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, v कॉमन ले सकते तो T2 माइनस T1, या v इक्वल टू हमें यहाँ फॉर्मूला मिलता है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1. इससे हम x2 के फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. x2 का फॉर्मूला आएगा x1 प्लस v इंटू T2 माइनस T1, मतलब फाइनल पोजिशन का. या इसी से x2 इक्वल टू x1 प्लस v इंटू T2 माइनस
t1. It is the initial stage of uniform मोशन. वेलोसिटी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 और पोजीशन का फॉर्मूला x2 इक्वल टू x1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1. नाउ यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हमने बताया स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायरेक्शन मोशन है, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान सकते हैं और स्पीड और वेलोसिटी को भी एक ही मान के चलेंगे. नाउ ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम तीनों एक ही है यूनिफॉर्म मोशन में. 1D के लिए तीनों एक ही है. हमने यूनिफॉर्म मोशन माना मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हमने मान लिया 0 टाइम पे 2 मीटर पे थी फॉर एग्जांपल, फिर 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पे आई, 2 सेकंड के बाद 6 मीटर पे, 3 सेकंड के बाद 8 मीटर पे, 4 सेकंड के बाद 10 मीटर, 5 सेकंड के बाद 12 मीटर पे. हम 0 पे 0 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. हमने इनिशियल पोजीशन भी मान ली. और अगर हम इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं तो ग्राफ में हम टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तो इसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और पोजीशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं. तो जैसे हम इसमें ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो 0 सेकंड पे ये 2 पे है, उसके बाद जैसे हम 1 सेकंड ले रहे हैं तो ये 4 पे आ गया, 2 सेकंड ले रहे हैं तो 6 पे आ गया, 3 सेकंड लेंगे तो ये 8 पे पहुंच जाएगा यूनिफॉर्म मोशन. और अगर हम इसके बाद नेक्स्ट 4 सेकंड लेते हैं तो फिर ये 10 पे पहुंच जाएगा, 5 सेकंड लेते हैं तो ये 12 पे पहुंच जाएगा. इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्लोप टाइप का कवर कर रहा है. तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, दैट इज द नेचर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ. इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. नाउ इससे एक रिलेशन निकालते हैं. तो ये ग्राफ को हमने बिना कोई नंबर्स के मान लिया. अब हम यहाँ x0, x1, x2 ले लिया हमने. इनिशियल पोजीशन x1 t1 टाइम पे और x2 इसकी पोजीशन t2 टाइम पे है. तो हमें निकालना है इसमें कोई रिलेशन. तो हमें मालूम है इसके लिए आता है स्लोप, जो इसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी. तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी. इस लाइन को हमें प्रूफ करना है. तो स्लोप जो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. तो टेन थीटा के फॉर्म में टर्म होता है. तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिल रहा है ABC. तो इस ABC ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन थीटा. सो यहाँ पे हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा. और टेन थीटा को अगर हम लिखना चाहेंगे तो BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC. और जो BC है, BC वो एक पैरेलल लाइन है जो पैरेलल ट्रैक है, दैट इज B और C मतलब x2 माइनस x1 जो पैसेज है ये BC बीच का, ये x2 माइनस x1 के इक्वल होगा. तो x2 माइनस x1 और जो AC पैसेज है ये AC पैसेज T2 माइनस T1 के इक्वल होगा. T1 माइनस T2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि T2 छोटी वैल्यू हो, T1 छोटी वैल्यू हो, T2 बड़ी वैल्यू है. तो T2 माइनस T1. तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1. ये तो आ गया टेन थीटा. अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल. टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1. तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे. देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. मतलब जितना कम स्लोप होगा उतना कम वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी. इसमें रिलेशंस भी आते हैं, कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि V1 अपॉन V2 निकालना, 1030 और 1060 लिखा है तो 1030 डिग्री, एक का ग्राफ 30 डिग्री है, एक का ग्राफ 60 डिग्री है. तो 30 अपॉन 60 या 60 अपॉन 30 नहीं करना, उसको 1030 अपॉन 1060 करना है. हो सकता है उसका आंसर √3 आ जाए या 3:1 या 1:3. तो टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 के फॉर्म में हम वेलोसिटी का रेशियो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाल सकते हैं. अब नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सेकंड ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का. वही ग्राफ हमने मान लिया यहाँ रेफरल फॉर्म में कि पोजीशन मान ली यहाँ पर 2 थी तो 1 सेकंड में कितना चला? 2 से 4 के बीच में 2 मीटर. तो 2 अपॉन 1 कितना हो गया? 2. फिर 2 से 6 2 सेकंड में कितना चला? 2 से 6 मतलब 4 मीटर. तो 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2. फिर 3 सेकंड में कितना चला? तो 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6. x2 माइनस x1. तो 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6. 6 अपॉन 3 कितना आ गया? 2. फिर 4 सेकंड में कितना चला? तो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8. 8 अपॉन 4 कितना हो गया? 2. ऐसे ही 5 सेकंड में कितना चला? तो 12 माइनस 2 10.
10 अपॉन टाइम कितना लगा 5, तो 2। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी, आप कितने भी टाइम पे निकालो वेलोसिटी की वैल्यू एक ही आएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू एक ही आएगी तो ग्राफ पे वो स्ट्रेट लाइन में शो होगी। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसमें भी कुछ ग्राफ है हमारे पास, इससे हम इसका जो एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैक करता है, और जितना कम एरिया होता है उतना कम डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है। तो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो एरिया ही देख लेते, एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया हमें जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर कभी भी हो सकता, कभी होगा, लेकिन रेक्टेंगल तो ये हमेशा है। तो रेक्टेंगल ऑफ एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल ऑफ एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ मींस एडी इनटू सीडी मान लिया। अब एडी किसके इक्वल टू है, वी माइनस जीरो, ये ओरिजिन है। तो वी माइनस जीरो अपॉन डीसी किसके इक्वल टू होगा, टी टू माइनस टी वन। सो आ गया वी माइनस जी को भी लिख सकते हो, वी इंटू टी टू माइनस टी वन। ये तो आ गया एरिया। अब डिस्प्लेसमेंट का तो यही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दोनों सेम आ गए, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड नेचर हो गया, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम बढ़ाओगे तो भी एरिया बढ़ जाएगा, और अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, ऊपर चला जाता है, तो भी एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो फिर क्या होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इक्वल इंटरवल है 2 4 6 8, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, कभी ज्यादा है कभी कम है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी दो टाइप का हो सकता है, या तो जो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली रेट से हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर उसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही ना हो, कोई उसमें प्रीवियस रिलेशन ही ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल मोशन। तो दो टाइप का होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन, एक नया वर्ड आ गया एक्सेलरेशन, इसमें एक नया वर्ड आ गया एक्सेलरेशन, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो नेक्स्ट स्टेप्स को कंट्रोल कर रहा है और हमें ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है। वेरिएबल मोशन में प्रीवियस पे इसका कोई रेगुलर डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो नाउ नेक्स्ट आवर एक्सेलरेशन, दैट इज अ न्यू टर्म, नाइन्थ में भी हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity, velocity upon time, velocity per unit time, change in velocity per unit time, that is called acceleration, accelerate. So acceleration का formula x v2 minus v1 upon t2 minus t1, या del v upon del t, या dv upon dt, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और जब भी इंस्टेंटेनियस लगाते तो फिर हमें लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लिख देते हैं, मतलब डेल टी की वैल्यू बहुत ही कम है, जीरो के नियर अबाउट होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो होगी तो वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो डेल टी वेरी स्मॉल टाइम एट एनी इंस्टेंट, टाइम की वैल्यू नियर अबाउट जीरो होनी चाहिए फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। या फिर इसको डीवी अपॉन डी डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम वेलोसिटी को और एक बार स्टेप लेना, डी एक्स अपॉन डी, डी एस अपॉन डी लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन जब वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए इस फॉर्मूले से वेलोसिटी अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान रखना एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए वेक्टर है। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म मतलब इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई जाए, एक बॉल रखी है, एक बॉल को हमने ऊपर से नीचे गिराया,
तो जैसे ही हम नीचे गिराएंगे तो इसको ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम तरफ खींचेगी। तो जब तक ऊपर से नीचे आ रही है तब तक इसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड, अगर हम एक पैसेज पे किसी बॉक्स को रख देते हैं और जैसे हम इससे हटा तो फ्रैक्शन और सिस्टमेटिक वे में अगर हम देखेंगे तो दैट इज यूनिफॉर्मली ये नीचे आएगा। तो दैट इज अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जहां इक्वल होगा वहां यूनिफॉर्म होगा, जहां अनइक्वल होगा वहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंज इक्वल नहीं है लेकिन टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट लेना है हमें। सो दैट इज कॉल्ड, जैसे अगर हम कहीं रोड में गाड़ी रोकते हैं एकदम, या जब हमें स्पीड मिलती है, ब्रेकर आता है तो हम गाड़ी रोकते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो फिर दो टाइप का एक्सीलरेशन हो सकता है, या तो हम वेलोसिटी कम कर रहे हो या वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। हमें एकदम खाली रोड मिलती है तो भी हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, और जब हम ब्रेक लगाना होता है तो भी वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन होगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, चेंज किस जगह पे क्या आ गया, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे आप एक्सेलरेटर लेते हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ब्रेक लगाते हो, रेशियो ऑफ कांस्टेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक कार है, अगर हमें टाइम मिला, जगह मिली, तो हम बहुत तेज स्पीड बढ़ा देंगे, और अगर हमें ब्रेक लगाना पड़ा तो फिर हम उसको रोक देंगे। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और अगर हमने रिटार्डेशन बोल दिया तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं, माइनस साइन नहीं लगाना पड़ता है फिर। नाउ फिर से ग्राफ पे आ गए हम, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली, पहले हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ थे, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाएंगे, वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और कुछ ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का बढ़ाएंगे, वेलोसिटी पोजीशन तो बढ़ेगी लेकिन उसके बढ़ने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी। और अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन है, जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन आएगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी स्लोप को तो हम वेलोसिटी बोलते थे। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड tan थीटा वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी पोजीशन टाइम ग्राफ थे, अब यूनिफॉर्म है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो चार टाइप के हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, चार टाइप के ग्राफ हो गए हमारे पास। इस बीच में जीरो भी मिलेगा हमें। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स। अब हमारे पास जो सेकंड फ्लिप है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास आ ही जाता है। हमारे पास तीन इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन ही है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन ही रहेगा। सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी आप सेकंड इक्वेशन ही बोलोगे। और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इन तीनों को हमें यहाँ प्रूफ करके देखना है। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, तीन तरीके से हम इनको प्रूफ करके देखेंगे। हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a लिया उसने, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। u हो गया, a हो गया, और इस a वेलोसिटी से इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, इस a एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v, या कम होगी, जो भी चेंज इन वेलोसिटी हो गई v। तो u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, a एक्सेलरेशन होगा, v फाइनल वेलोसिटी होगी। ये टर्म्स याद रखने, ये कभी चेंज नहीं होंगे। और x डिस्टेंस हो गई, या s के फॉर्म में भी लेंगे हम, यहाँ s लेंगे, और t टाइम हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे सिंपल वे में हम इसको प्रूव करते हैं, कैलकुलेशन मेथड कहलाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमने मानी है v, इनिशियल वेलोसिटी मानी है u, अपॉन टाइम है t।
तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, या v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। ये है सबसे सिंपल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसको फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से प्रूव किया जाता है, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकेंड कर पाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा हमें सेकेंड में भी थर्ड में भी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट तभी लगेगा ये। तो u प्लस वी अपॉन टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम v का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे। चलो देखते हैं, एक बार और करते हैं इसको। सो वी ए बी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दिया यू की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास आ गया s इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू रखी हमने यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। सो देखो स्टार्टिंग वी ए बी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, फिर हमने एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टाइम। सो एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। सो फर्स्ट इक्वेशन से अब हमने इसमें v की वैल्यू रखी u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी अपॉन टू, या टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, और हम t का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, और अगर हम एलसीएम तोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u प्लस वी अपॉन टू एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसमें v की वैल्यू रखी और बस सॉल्व कर दिया। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन v एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से होता है डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लेते पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो t इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू मिल गई। अब वी ए बी की एक वैल्यू जो हमने पहले भी लगाई थी, अभी हमने वी ए बी की एक और वैल्यू थी u प्लस वी अपॉन टू। तो देखो हमें वी ए बी की वैल्यू मिल गई और t की वैल्यू मिल गई, दोनों रख देते हैं हम। दोनों को जैसे ही हमने रखा तो आ गया u प्लस वी, और v प्लस यू को हम एक साथ लिख सकते हैं, u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल टू एस। एस इक्वल टू वी ए बी की वैल्यू u प्लस वी या v प्लस यू अपॉन टू, और v माइनस यू अपॉन ए। तो अपॉन में तो a इंटू टू क्या हो गया, टू ए, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिए कैलकुलेशन मेथड से। नाउ अब हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हम यहाँ तीनों इक्वेशंस में एक ही ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ से हम तीनों को सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी ले ली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर रहे हैं पहले हम। तो ये जो पैसेज है b से d के बीच का, ये हो गया v माइनस यू, और हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो भी होता है टेन थीटा होगा। तो a इक्वल टू टेन थीटा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी अपॉन ए डी। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या v इक्वल टू टेन थीटा, a इक्वल टू टेन थीटा, तो v माइनस यू अपॉन टी। सो a इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, या a इक्वल टू ए ई, जो बी डी है वो ए ई के इक्वल है। तो a इक्वल टू ओ ई माइनस ओ ए, या इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। सो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें ध्यान रखिएगा आपको लिखना है यहाँ पे, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखना है a इक्वल टू टेन थीटा, और उसके बाद आपको बी डी अपॉन ए टी। इसके ऊपर एक और स्टेप लिखना है a इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ second equation of motion by graphical method, same steps, area of vt graph equal to distance traveled। वही ग्राफ है, वही सेम एक ही ग्राफ को हम बार बार यूज करेंगे।
और सेकंड इक्वेशन को हम दो तरीके से प्रूफ करेंगे, इसी पेज में दो तरीके से प्रूफ होगा। ग्राफिकल से ही हम दो बार देखते हैं इसको। तो एरिया, जो एरिया हम पढ़ चुके, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यहाँ पे हम मान लेते पूरा एरिया जो ट्रेपेजियम के जैसा है, ओ ए बी सी, दैट इज ट्रेपेजियम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, ओ सी। ये तो हाइट होगी नहीं, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। अब इसके बाद ओ सी की वैल्यू जो है वो टाइम के इक्वल है, 0 से लेकर टी तक, और ओ ए की वैल्यू यू के इक्वल है, और ओ ई की वैल्यू जो है वो, या बी सी की वैल्यू ई ओ के इक्वल है, वी के इक्वल है, तो यू प्लस वी अपॉन टू। अब यहाँ पे आ गया हाफ टी वी यू प्लस वी। अब इस v की वैल्यू फिर रख दी हमने फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी। जैसे हम रखेंगे तो यहाँ 2u प्लस ए टी हो जाएगा, और 2u प्लस ए टी को हमने सॉल्व किया, t का मल्टीप्लाई किया, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। और अगर हम हाफ और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ का मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ हाफ आ गया। तो सिंपल सा एरिया ट्रेपेजियम सम हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस वी इंटू टी, सॉल्व कर दिया। इसी को हम एक और मेथड से देखते हैं, ये दूसरी मेथड है, और करके आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड मेथड फिर से वही लगा रहा है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। इसी को हम दोबारा सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास ये और सॉल्व हो रहा है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। अब हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम दो फॉर्म में ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है वो ए बी डी। तो दोनों का सम भी एरिया का इक्वल ही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यू ओ ए इंटू ओ सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ बी डी इंटू ए डी, इसको रख दिया। अब ओ ए की वैल्यू जो है वो टी के इक्वल है, और ओ सी की वैल्यू है वो यू के इक्वल है, प्लस हाफ बी डी की जो वैल्यू है, बी डी जो है ये बीच का पैसेज है, ये वी माइनस यू के इक्वल है, और ए डी जो है वो टी के इक्वल है। तो अब फिर से हम यहाँ पे v माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो फिर से आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी को हमने दो तरीके से प्रूव करके देख लिया। सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन भी एरिया से ही प्रूफ होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मींस ओ ए इंटू बी सी इंटू हाइट ओ सी। तो यहाँ पे हाफ इंटू ओ सी की वैल्यू टी, और ओ ए प्लस बी सी की वैल्यू, यहाँ तक तो सेम है, यू प्लस वी। सेकेंड इक्वेशन में हमने यहाँ वी की वैल्यू रख दी थी, हम यहाँ वी की वैल्यू नहीं रखेंगे, अब हम यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपॉन ए। सो यहाँ पे आ जाएगा हाफ u प्लस वी तो है, और t की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए। अब u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as। सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम प्रूव कर रहे हैं कैलकुलस मेथड से, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की मेथड से। सो a इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं हम प्रूव पहले, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वी माइनस यू अपॉन टी था तो इसको हम डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं डिफरेंशियल के टर्म में। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाए ए डी टी। इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, किस रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है। तो यहाँ v वेरिएबल है, तो v की लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू u और फाइनल वैल्यू v, और a कांस्टेंट है dt t के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल टाइम को 0 मान लिया, फाइनल टाइम को t मान लिया। अब dx का अब हम एक और टर्म लेते हैं, हम यहाँ पे a कांस्टेंट है जिसको बाहर निकाल दिया पहले, यहाँ कुछ कांस्टेंट था ही नहीं। अब dx का x होता है तो dv का v हो जाएगा, और लिमिट हमने ब्रैकेट लगाते ही है, और इस ब्रैकेट के नीचे u और ऊपर v लिख दिया,
और ए बाहर निकाला, डी टी का टी हो गया, 0 से टी इसकी लिमिट लगा दी, 0 लोअर लिमिट है, टी अपर लिमिट है। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी की जगह पे पहले हमने वी रखा, माइनस लगाया, अपर लिमिट माइनस, फिर वी की जगह पे यू रख दिया, तो वी माइनस यू इक्वल टू ए, पहले टी की जगह पे टी रखा माइनस, फिर टी की जगह पे 0 रख दिया, तो टी माइनस 0। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लेस कर रहे हैं हम उसको, वैल्यू पुट कर रहे हैं उसकी जगह पे। सो v माइनस यू इक्वल टू 80 या v इक्वल टू यू प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम calculus method. Now second equation, v equal to dx upon dt. So dx equal to v into dt. So v की वैल्यू हम यहाँ रख दी u प्लस 80 रख दें, तो dx इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो x की लिमिट x नॉट से x मान लिया, और t के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कहते d के साथ जो होता है उसकी लिमिट चलती है, तो dt, तो t के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से t मान ली। अब dx, अब यहाँ इसको ब्रैकेट कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस रहा, तो दो अलग अलग वैल्यूज है, तो u dt अलग लिख दिया, प्लस 80 dt अलग लिख दिया। अब इसके बाद कांस्टेंट और बाहर निकाल दिया हमने, u बाहर निकल के आ गया, यहाँ dt बचा रह गया। यहाँ से a कांस्टेंट बाहर आ गया, t बाहर नहीं आ सकता, t की तो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t बाहर नहीं आएगा। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dx का x हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, u dt का t हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस a, एक्स रिस्ट पावर एन का फॉर्मूला है एक्स रिस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी की पावर 1 प्लस 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2। एक्स रिस्ट पावर एन का फॉर्मूला एक्स रिस्ट पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसके बाद वैल्यू रख दी, तो एक्स की जगह पहले एक्स रखा, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 को जीरो लिख सकते हैं। अब x माइनस नॉट को जीरो s मान लिया डिस्टेंस, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेम इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड, सो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये अब इसमें हम एक काम करते हैं, डी वी अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई देते हैं, डी एक्स कोई चेंज तो आएगा नहीं, उसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया, उसी चीज़ का डिवाइड कर दिया। अब इस dx को नीचे से जो था हमारा, इस dx को यहाँ ले आए और dt को यहाँ ले आए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब dx अपॉन dt को हम v लिख सकते हैं, तो dv अपॉन dx इंटू वी हो गया। अब इसके बाद हमने इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो v dv इक्वल टू a dx हो गया, ये dx a के साथ चला गया, v के साथ dv आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो v dv इक्वल टू a dx, v मतलब वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के, वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू u, फाइनल वैल्यू v, इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से, और a किसके रिस्पेक्ट में, dx के, तो dx को x नॉट से x तक। अब a बाहर आ गया क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, dx रह गया, v का फॉर्मूला x v की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, a dx का x हो गया, x नॉट से x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी की जगह पर रख दिया u, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए एक्स माइनस जीरो। सो आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए एक्स या ए एस, इसको एस लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट होगा यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो इसको एस लिख सकते हैं, तो ए एस, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस। दिस इज द इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। नाउ फ्रीली फॉलिंग अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर हम इसको a इक्वल टू जी या x इक्वल टू एच मान के, जहाँ जनरल पड़ेगा तो हम इसको लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिख सकते हैं। अगर ऊपर जा रहा होगा तो माइनस जी लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन होगा, s को h को लिख के कर सकते हैं, v इसको इक्वल टू ये भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिविटी एक पूरी की पूरी ब्रांच है, आइंस्टाइन ने बहुत कुछ लिख के रखा है उसमें, और वैसे भी हमने इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स,
हो सकता है 2 कार पैरेलल ट्रैक पे चल रही हो तो दोनों रेस्ट में एक दूसरे को लगे, लेकिन बाहर पैसेंजर को वो मोशन में लग रही थी। तो रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशन, 2 ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में है, तो फिर हम कैसे ट्रैक करेंगे कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, किसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, कौन नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो फिर कैसे उनके बीच में हम ट्रैक या कोई रिलेशन डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। रेट विच ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों में जो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही होगी, ए के रिस्पेक्ट में बी की या बी के रिस्पेक्ट में ए की, तो या तो वी ए बी कहलाएगा या वी बी ए कहलाएगा। सो वी ए बी अगर है तो वी ए और वी बी दोनों का अगर हम डिफरेंस भी निकाल दें तो भी निकाल सकते हैं। तो relative velocity, v and vb are the velocity of two objects in the relative velocity of a with respect to b। जब भी हम ए बी लिखेंगे तो velocity of a with respect to b, तो वी ए माइनस वी बी। अगर हम इसी को वी बी माइनस वी ए लिखें मतलब velocity of b with respect to a, जो पहले लिखा है उसकी है, जो बाद में लिखी है उसके रिस्पेक्ट में है। नाउ हम मान लेते हैं एक्स नॉट ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, एक्स नॉट बी बी की इनिशियल पोजीशन है, दोनों टी टाइम से शुरू होते हैं, वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। तो एक्स ए टी टाइम पे चलेगा तो एक्स नॉट ए प्लस वी ए टी, सबसे पहले फॉर्मूला देखा था हमने। और अगर ऐसे बी के लिए अगर हम बना दे तो एक्स बी टी इक्वल टू एक्स बी एक्स नॉट बी इंटू वी बी टी हो गया। दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग है, दोनों की इनिशियल पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है, दोनों अलग अलग जगह शुरू कर सकते हैं अपने आप को। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देते तो एक्स बी माइनस एक्स ए मतलब वी बी ए हो गया वेलोसिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब यहाँ पर जो एक्स बी माइनस एक्स ए टी आया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनिशियल हो गया, इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और वी बी माइनस वी ए जो आया दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं वी बी ए। अब इसके केसेस बन सकते हैं, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, ए पीछे बी आगे लेकिन कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब अगर एक आगे या पीछे अनइक्वल वेलोसिटीज है, दो केस हो सकते हैं। अगर वी ए ज़्यादा है और पीछे है तो ये ओवरटेक कर सकता है, देयर में भी स्कोप ऑफ ओवरटेक, क्योंकि ए की वेलोसिटी ज़्यादा लेकिन वो पीछे था तो उसने बी को ओवरटेक कर लेना। एक कार एक साइकिल को ओवरटेक कर सकती है, एक कार एक बाइक को ओवरटेक कर सकती है, तो देयर इज अ चांस स्कोप ऑफ ओवरटेक, लेकिन ओनली वंस, केवल एक ही बार हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में केवल एक ही बार ओवरटेक हो सकता है। ठीक है, और अगर ए की वेलोसिटी कम है, बी ज़्यादा है, बी पहले से ही आगे है, तो अभी बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, uniform motion in straight line. Thank you.